हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र की अगली परिभाषा जो कि कल्याण संबंधी परिभाषाएं हैं, वेलफेयर डेफिनेशंस, इसके बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो परिभाषा है वो मार्शल के द्वारा दी गई थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि अंत में। मार्शल ही एक ऐसा अर्थशास्त्री हुआ जिसने एडम स्मिथ के समय से चली आ रही आर्थिक धारणाओं को बदल डाला। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था धन संबंधी परिभाषा में कि जैसे ही 19वीं शताब्दी का अंत हुआ था तो जो धन संबंधी परिभाषाएं थी उनका जो प्रभाव था वो लगभग समाज में खत्म होता चला गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाना बंद हो गया था। धन का अध्ययन अर्थशास्त्र का विषय था, लेकिन यहाँ पर जो कल्याण जो शब्द है उसको मार्शल ने अर्थशास्त्र में जोड़ा। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, मार्शल की जो पुस्तक थी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में प्रकाशित हुई थी। धन संबंधी अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा में धन को साध्य, यहाँ पर से जो साध्य शब्द है इसको समझना बहुत जरूरी है। साध्य का मतलब होता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य साध्य यानी कि लक्ष्य। तो उस समय जब एडम स्मिथ थे और जब उन्होंने अपनी जो धन संबंधी परिभाषा दी थी तो उस समय समाज का माहौल ऐसा था कि प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य यानी जीवन का जो लक्ष्य था, जिसे हम साध्य कह सकते हैं, वो केवल धनार्जन ही था। उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर हमारे पास में धन है तो हमारे पास में सब कुछ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति हमेशा धन की खोज में, धन के पीछे, वो चाहे किसी भी तरीके से आए, वो सभी कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। यानी कि जो साध्य था वो केवल धन था। सर्वप्रथम मार्शल ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण को अधिक महत्व दिया। लेकिन जब आलोचना की गई तो जैसे ही 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध चल रहा था, अंत चल रहा था, तो उस समय अर्थशास्त्री मार्शल थे और उन्होंने जो एडम स्मिथ की जो धन संबंधी परिभाषा है और उनके जो नियम कानून हैं, जैसे कि उन्होंने आर्थिक मनुष्य की कल्पना करी थी और केवल धन को ही महत्व दिया था, तो उन्होंने धन की अपेक्षा अपनी परिभाषा में मानव कल्याण को जोड़ा और अधिक महत्व दिया। मार्शल ने निसंकोच ये घोषित कर दिया कि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। एडम स्मिथ के समय पर जो मनुष्य है वो केवल धन के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो मार्शल है उन्होंने कहा कि धन एक ऐसा साधन है जो मनुष्य के लिए काफ़ी सुख ला सकता है और जो अच्छी चीज़ें हैं, सामग्रियां हैं जिनसे उसे सुख की अनुभूति हो सकती है, उनको धन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन धन का महत्व इतना भी नहीं है कि मनुष्य केवल धन के लिए काम करे। यहाँ पर कहा कि मनुष्य में देशभक्ति और भाईचारा जैसी, दया भाव जैसी कई सारी विशेषताएं होती हैं, जिससे वह न केवल धन के लिए काम करता है बल्कि धन के धन संबंधी जो स्वार्थ है उससे हटकर भी वह समाज सेवा करता है, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़ सकें और अपना अच्छा जीवन जी सकें। तो यहाँ पर उन्होंने जो मानव कल्याण जो शब्दावली है उसको यहाँ पे ऐड किया अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा में। इसलिए इन परिभाषाओं को कल्याण संबंधी परिभाषाएं कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि धन साध्य नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि साध्य का मतलब होता है जीवन का अंतिम लक्ष्य, मुख्य मकसद। तो यहाँ पर उन्होंने मार्शल ने कहा था कि धन साध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीवन का केवल एक ही मकसद हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, बल्कि यह एक साधन है। यहाँ पर जो मार्शल है उसने धन को साधन माना है, यानी कि धन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया के बेहतरीन आयशो आराम, भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा किया जा सकता है धन के माध्यम से। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री में लिखा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार से संबंधित मनुष्य के कार्यकलापों का अध्ययन है। यानी कि जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने अपनी जो कल्याण संबंधी परिभाषा है उसको कुछ इस तरीके से, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री जो उनकी बुक थी उसमें लिखा हुआ है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें जीवन के साधारण व्यापार से संबंधित मनुष्य के कार्यकलापों का अध्ययन है। वह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य कैसे आय प्राप्त करता है और किस प्रकार से खर्च करता है। इस प्रकार एक और धन का अध्ययन
यहाँ पर देखिए कि जो मार्शल है उसने अर्थशास्त्र में धन के अध्ययन को जरूर जोड़ा है, लेकिन दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है वह मनुष्य के अध्ययन का भाग है। और ये कहा कि जो धन है वो मनुष्य के एक अध्ययन का भाग जरूर है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य का अध्ययन किया जाना भी बहुत जरूरी है। यानी कि वो धन को कैसे प्राप्त करता है और उसको कहाँ कहाँ पर किस लिए खर्च करता है, इसकी जांच की जाती है अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर देखिए कि जो मार्शल हैं उन्होंने जो परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की वो काफ़ी अलग हो जाती है, और जो एडम स्मिथ की जो परिभाषा है जिसमें केवल धन को उन्होंने अर्थशास्त्र माना था, धन का अध्ययन, धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र माना था, वो एक संकुचित परिभाषा थी। लेकिन जब मार्शल ने यहाँ पर मनुष्य के अध्ययन को और मानव कल्याण के बारे में जिक्र किया तो जो अर्थशास्त्र है जो पहले संकुचित था उसका अर्थ काफ़ी व्यापक हो गया। आगे देख लीजिए, मनुष्य की भौतिक कल्याण पर बल देते हुए प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया है। यानी कि जैसा कि आप देखते हैं 1890 में जो प्रकाशित हुई थी प्रोफेसर मार्शल की जो महत्वपूर्ण बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने इस बुक में जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी वो कुछ इस प्रकार थी। अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मार्शल ने यहाँ पर व्यक्तिगत शब्द को भी जोड़ा है और सामाजिक क्रियाओं को भी जोड़ा हुआ है, जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक साधनों की प्राप्ति भी करनी है और उन भौतिक साधनों का हमें उपयोग कैसे करना है जो कल्याण के लिए आवश्यक है। यानी कि जितने भौतिक साधन हैं वो कल्याण के लिए आवश्यक हैं, तो उनको किस तरीके से उपयोग करना है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये जो परिभाषा है मार्शल की उसको आपको बिल्कुल लर्न कर लेनी है। यानी कि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के कल्याण संबंधी साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपयोग से है जो कल्याण के लिए आवश्यक है। तो ये इस तरह से हो जाती है परिभाषा, और इस परिभाषा को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से व्याख्या करने का प्रयास करेंगे आगे। तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट देख लीजिए, जो मार्शल की परिभाषा है उसको हमने कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि जो मार्शल की परिभाषा है वो वास्तव में क्या है और उसके जो मुख्य सार है वो क्या है। तो नंबर 1 यहाँ पर आप देख लें, मनुष्य के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन। यहाँ पर जो मार्शल हैं उन्होंने बताया है अपनी परिभाषा में कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मनुष्य के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन भी किया जाता है। यानी व्यापार में आप देखते हैं कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसे सेवाएं देनी होती हैं लोगों को, उससे धनार्जन होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मनुष्य कैसे धन प्राप्त करता है और जब उसको धन प्राप्त हो जाता है तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह उस धन को खर्च करता है, और जो उसे आवश्यकताएं होती हैं जैसे खाद्य सामग्री हो गया और जो भी सेवाओं की आवश्यकता है, रहने के लिए घर, उसको इकट्ठा करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको वह खरीद लेता है। तो यहाँ पर न केवल धन का अध्ययन किया जाता है बल्कि यहाँ पर धन कैसे प्राप्त होता है और उसको किन किन चीज़ों पे खर्च किया जाता है इसका भी अध्ययन किया जाता है। पहले एडम स्मिथ ने केवल धन का अध्ययन ही अपने अर्थशास्त्र का विषय माना हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो मार्शल है उसने मनुष्य के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों को भी अर्थशास्त्र का विषय माना। आगे देख लें दूसरा नंबर, धन की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व है। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्शल ने व्यक्ति के जो साधारण कार्य थे जीवन के उनको महत्व दिया और न कि केवल धन को। यहाँ पर बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, न कि केवल आर्थिक प्राणी। वह समाज में रहता है और समाज में जो आसपास के लोग हैं उनकी भी मदद करता है, उसके अंदर दया भाव होती है। तो यहाँ पर वास्तविक व्यक्ति की कल्पना करी गई है, सामाजिक व्यक्ति की कल्पना करी गई है, न कि आर्थिक व्यक्ति की। तो आगे यहाँ पर देख लीजिए, तीसरी है वास्तविक या साधारण मनुष्य का अध्ययन। तो जैसा आप जानते हैं, आपने धन संबंधी परिभाषा में पढ़ा हुआ था कि आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई है। यानी कि जो एडम स्मिथ थे उन्होंने अपनी जो परिभाषा थी धन संबंधी उसमें केवल आर्थिक मनुष्य की कल्पना करी थी, लेकिन यहाँ पर जो मार्शल हैं उन्होंने वास्तविक तथा साधारण मनुष्य का अध्ययन किया था। यहाँ पर उन्होंने कहा
कि मनुष्य एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है जो समाज में रहता है और समाज में वह स्वार्थ भावना से हटके भी बहुत सारे काम करता है। उसके अंदर देशभक्ति होती है, समाज की सेवा करने का मकसद होता है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, उनको वो मदद करता है, कई बार धन देकर मदद करता है। उससे उसको कोई लाभ नहीं होता बल्कि आर्थिक रूप से हानि ही होती है। लेकिन देशभक्ति, समाज की सेवा जैसे गुण उसमें विद्यमान होने की वजह से वह एक वास्तविक मनुष्य और एक साधारण मनुष्य की भांति काम करता है। तो यहाँ पर मार्शल ने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो केवल आर्थिक विज्ञान नहीं है बल्कि वास्तविक तथा आर्थिक मनुष्य पर आधारित नहीं है बल्कि वास्तविक तथा साधारण मनुष्य का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे देख लें कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जन्म। तो यहाँ पर देखिए जब मार्शल ने ये जो परिभाषा दी और इसमें कल्याण शब्द को जोड़ा, भौतिक कल्याण को जोड़ा, तो ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी जो परिभाषाएं थीं और उन्होंने जो अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहलाया। आगे आप यहाँ पर देखें नंबर 5 है व्यक्ति के सामाजिक कार्यों का अध्ययन। यहाँ पर इस बात का फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना है कि मार्शल ने एक चीज़ का खास तौर से जिक्र किया था कि उन्होंने कहा व्यक्ति के जो सामाजिक कार्य हैं उसका अध्ययन किया जाता है कल्याण संबंधी परिभाषा में। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्य में हिस्सा नहीं लेते या समाज से अलग रहते हैं, कोई बाबा हो जाता है, कोई संत महात्मा हो जाता है, कोई पागल है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि उसका समाज में किसी तरह का कोई योगदान नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर उस व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाता जो समाज से अलग रहता है। जैसे साधु महात्मा, एकांतवासी या काल्पनिक व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसे व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव समाज पर नहीं होता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि मार्शल का ये जो पॉइंट है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने यही कहा है कि ऐसे व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र में जो सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है। आगे आप देखिए यहाँ पर जो अगला नंबर है, यहाँ पर अर्थशास्त्र विज्ञान व कला के रूप में। मार्शल ने यह माना था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको विज्ञान भी माना है मार्शल ने। जैसे कि आप जानते हैं विज्ञान की परिभाषा किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो ऐसा इन्होंने और मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए कि मार्शल ने कहा कि यह कला भी है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों में एक जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको व्यवहार कैसे करना है, धन को कैसे खर्च करना है, ये इसको सीखना एक कला भी है। तो इस अर्थशास्त्र को इन्होंने कला के रूप में भी कहा कि अर्थशास्त्र न केवल विज्ञान है बल्कि कला भी है। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि आप जो परिभाषा है मार्शल की वो आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आगे होगी इन पॉइंट्स के माध्यम से। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी जो आलोचनाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मार्शल ने परिभाषा दी थी इसकी भी कुछ आलोचना हुई बाद में, और जो आलोचनाएं थी वो क्या थी, ऐसी क्या गलतियां थी मार्शल की परिभाषा में जिसकी बाद के अर्थशास्त्रियों ने आलोचनाएं करें। तो यहाँ पर इनको बहुत ही गौर से आपको समझने की जरूरत है। नंबर 1, मानवीय क्रियाओं को साधारण एवं असाधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं में बांटना अनुचित। मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर जो साधारण और असाधारण कार्य जैसे शब्दावली को प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर अर्थशास्त्रियों ने माना कि इस तरह का जो बंटवारा किया गया है कि साधारण और असाधारण व्यवसाय, तो यहाँ पर कहा कि एक व्यक्ति के लिए कोई काम साधारण हो सकता है तो वह दूसरे व्यक्ति के लिए असाधारण हो सकता है, और तीसरे व्यक्ति के लिए भी वह साधारण, यानी कि जो व्यक्ति के लिए एक काम साधारण है वो दूसरे व्यक्ति के लिए असाधारण हो सकता है, और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कोई काम असाधारण है वो किसी व्यक्ति के लिए साधारण हो सकता है। इसलिए किसी कार्य को साधारण या असाधारण में बांटना गलत है। आगे देखिए जो सेकंड नंबर है, अर्थशास्त्र केवल एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं अपितु मानव विज्ञान भी है। यहाँ पर एक गलती की हुई थी मार्शल ने। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में ऐसे प्राणी का ही अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो समाज से अलग, जैसे साधु संत महात्मा हो गए, एकांतवासी हो गए, काल्पनिक व्यक्ति की कल्पना कल्याणकारी अर्थशास्त्र में मार्शल ने नहीं करी थी। तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्री उन्होंने कहा कि जो लोग महात्मा हैं, एकांतवासी हैं, काल्पनिक मनुष्य है,
उस पर भी अर्थशास्त्र के नियम लागू होते हैं। यानी कि जो अर्थशास्त्र के जो प्रमुख नियम है, उपयोगिता ह्रास नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, तो वो उस व्यक्ति पर भी लागू होते हैं, वो चाहे अकेले रहे चाहे जहाँ पर भी रहे। तो इस तरीके से ये कहना कि जो अर्थशास्त्र है वो केवल सामाजिक प्राणियों का अध्ययन करता है और समाज से जो अलग रहते हैं उनका अध्ययन नहीं करता, तो जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इस पॉइंट को यानी इस बात को भी नकारा और उसको गलत साबित किया। आगे देख लें, साधनों का भौतिक तथा अभौतिक वर्गीकरण अनुचित है। यहाँ पर जो साधन का भौतिक और जो अभौतिक वर्गीकरण किया था मार्शल के द्वारा किया गया था, उसको भी उन्होंने गलत बताया, क्योंकि ऐसे किसी भी चीज़ को हम भौतिक या अभौतिक वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। साधनों को हो सकता है कि कोई चीज़ जो भी भौतिक हो, जरूरी नहीं है कि भौतिक चीज़ों का ही मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, या भौतिक चीज़ों के संग्रह से ही मनुष्य को सुख की प्राप्त होती है, बल्कि कई अभौतिक चीज़ें भी होती हैं जिनकी मनुष्य को आवश्यकता होती है। जैसे अच्छी सोच का होना बहुत ज़रूरी है। आदमी के पास में धन संपत्ति चाहे जितनी ज़्यादा हो, अगर उसके पास में अच्छी सोच नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने अभौतिक वर्गीकरण और जो केवल भौतिक वर्गीकरण किया गया था मार्शल के द्वारा, तो उन्होंने इसको भी गलत साबित किया कि अभौतिक चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। आगे देख लें, कल्याण की जो अनिश्चित धारणा। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रोफेसर मार्शल ने कल्याण, विशेषकर भौतिक कल्याण को अर्थशास्त्र की धुरी मान लिया था। इस बात पर प्रोफेसर रॉबिन्स ने मार्शल की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि अर्थशास्त्र का संबंध चाहे किसी से भी हो, इतना निश्चित है कि इसका संबंध भौतिक कल्याण के कारणों से नहीं है। आलोचकों के अनुसार युद्ध के समय मानवीय कल्याण बढ़ने की अपेक्षा घटता है, फिर भी अर्थशास्त्र में युद्ध अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर जगह कल्याण ही हो, कई बार विशेष परिस्थितियों में कल्याण नहीं होता है, जबकि उससे नुकसान ही होता है, फिर भी हम अर्थशास्त्र में उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। आगे देखें, परिभाषा का विश्लेषणात्मक न होकर वर्गात्मक होना, यानी कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखें कि मार्शल की जो परिभाषा वर्ग भेद को जन्म देने वाली है, उनके अनुसार अर्थशास्त्र में आप देखें कि साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति का भी अध्ययन किया जाता है, सामाजिक व्यक्तियों का भी अध्ययन किया जाता है, भौतिक कल्याण के कार्यों का अध्ययन भी किया जाता है। असाधारण कार्य करने वाले एकांतवासी व्यक्तियों और अभौतिक कार्यों का अध्ययन नहीं होना। प्रोफेसर रॉबिन्स ने इस प्रकार के वर्गीकरण को बहुत ही गलत तर्क दिया कि ऐसा नहीं है कि हम जो लोग समाज में रहते हैं उनका ही हम अध्ययन करेंगे या सामाजिक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, भौतिक कल्याण के कार्यों का ही हम अध्ययन करेंगे, बल्कि हमें उन लोगों को भी यहाँ पे शामिल करना चाहिए जो असाधारण कार्य करते हैं या जो एकांतवासी हैं, जो अभौतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, हमें उनका भी अध्ययन करना होगा। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो आलोचनाएँ हैं, मार्शल की जो कल्याणकारी जो परिभाषा है उसकी आलोचनाएँ हैं, और मेरा मानना है कि इससे आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, पूर्णतः समझ में आ गया होगा मार्शल की कल्याणकारी परिभाषा के बारे में। आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।